अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपनी ज़िंदगियों में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ हिर अहमद भट्ट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय बी अप्रोच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, कोर्स कोड 502, लेसन 28, साइंटिफिक लुक एट मेंटल इलनेस पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मेंटल इलनेस को सोल के साथ मैचअप किया गया, कि ये जो इतने भी मेंटल इलनेस की वजूहात हैं वो सोल की वजह से हैं। उसके बाद इनको सुपरनेचुरल चीज़ों के साथ, इवल स्पिरिट्स के साथ इनको कंसीडर किया जाने लगा, डेविल्स के साथ कंसीडर किया जाने लगा। फर्दर उसके बाद हमने इस पॉइंट को पुट फॉरवर्ड किया था कि 18th सेंचुरी में जब फ्रांस में इस चीज़ को मेंटल डिजीज़ के तौर पे कंसीडर किया जाना शुरू कर दिया गया था। इसको डायग्नोस करना स्टार्ट कर दिया गया था एज अ नर्वस डिजीज़। लेकिन इसमें किया जाता था कि जितने भी मेंटल इलनेस के लोग थे और जितने भी क्रिमिनल थे उन सारों को एक जगह रखा जाता था और कंसीडर किया जाता था कि इन लोगों को सेम ही प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से ये सारी इनकी सिम्टम्स बस थोड़े से चेंज हैं। 1970 में एक लॉ उन्होंने प्रेजेंट किया था, उसमें और एक लॉ पास किया गया, बल्कि उसमें उन्होंने कहा कि जो पेशेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं नर्वस डिजीज़ के ऊपर, उनको अलग किया जाएगा और जो बाकी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनको अलग किया जाएगा, जिनमें मतलब क्रिमिनल्स वगैरह हैं उनको अलग किया जाएगा और मेंटल लोगों को अलग किया जाएगा। ये बिगनिंग थी साइंटिफिक आउटलुक की, जो मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर यूरोप में स्टार्ट किया गया था और बहुत ही कम टाइम पीरियड में ये पूरे कॉन्टिनेंट में ये फैल गया था। इस कंट्रीब्यूशन में जो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट का नाम है वो है फिलिप पेनेल। 1745 में उनकी बर्थ हुई थी और 1826 में उनकी डेथ हो गई थी। और उन्होंने जो एक स्टेप लिया था, वो स्टेप उन्होंने ये लिया था कि उन्होंने फ्रीली मेंटल सिक पीपल को फ्री करवाने की कोशिश की थी। जो चेन्स और फिट्स और जो उनके हैंड्स कफ्स के थ्रू बंद किए जाते थे उनको उन्होंने फ्री किया था। Further, after moving to Paris in 1778, he was appointed as a director of a hospital. 1793 में वो डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल बन गए थे। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी अपनी, उनकी जो ऑब्जर्वेशन ऑफ हॉस्पिटल जो उनकी थी उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने लिखा था कि किस तरह से मेंटल लोगों को ट्रीट किया जाता था और किस तरह से मेंटल डिजीज़ के ऊपर स्टडी किया जा सकता था। फर्दर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री में उनकी उस साइड पर उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने में आता है। फिलिप पेनेल का जो साइकेट्री की फील्ड में उनका रोल था वो ये था कि उन्होंने जो साइकेट्रिक केसेस थे उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू किए। उनका एक रिकॉर्ड उन्होंने रखना स्टार्ट किया कि ये क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन इस तरह से हमने किया है तो ये चल के ठीक हुआ है। पेनेल का जो कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है वो सोसाइटी में बहुत रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है कि उसने मेंटल सिम्टम्स को एज अ डिजीज़ कंसीडर किया था और लोगों को इन डिसऑर्डर्स में से को ट्रीट किया और उसमें से उनको जो सिक लोग थे जिनका ट्रीटमेंट मुश्किल कंसीडर किया जाता था उसको उसने जो डिसऑर्डर्स ने लेबल किए और उसका उसने ट्रीटमेंट किया और उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ वो लेकर आया। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे जिनका रोल था साइंटिफिक लुक एट मेंटल इलनेस की फील्ड में वो थे सिमल टुके। फर्दर इन्होंने भी वैसे ही रोल प्ले किया था जिस तरह से प्रीवियस साइकोलॉजिस्ट का रोल था। टुके वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 31, 1784 और उनकी डेथ हुई थी अक्टूबर 14, 1857 में। उन्होंने भी जो काम स्टार्ट किया था मेंटल पेशेंट्स के ऊपर वो ऐसा सिक पर्सनस लेके काम स्टार्ट किया था, इस चीज़ के बजाय कि वो उनके ऊपर कोई स्पिरिट्स का असर है या वो डेमन्स या डेवल हैं। इस चीज़ को उन्होंने छोड़ के उनके ऊपर एज अ मेंटल पर्सन उनको लेबल किया गया, उसके ऊपर उन्होंने भी काम स्टार्ट किया। लेट 90s में इस चीज़ को कंसीडर किया गया कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एक डिज़ीज़ है और उसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोस करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट भी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना चाहिए। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं फर्नेस मेस्मर। उनका एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट था मेंटल डिजीज़ के लिए जिसको मेस्मरिज्म के नाम से जाना जाता है। मेस्मर का मानना ये था कि हर इंसान में एक एनिमल फोर्स पाई जाती है
एनिमल मैग्नेटिज्म पाया जाता है जो उसको बैलेंस रखने में मदद देता है, उसकी बॉडी और माइंड को। और अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो कोई भी इंसान मैडनेस की तरफ मूव ऑन कर जाता है। उसका ये आइडिया और उसकी ये थेरेपी बहुत जल्द लोगों में फेमस हो गई थी। डिफरेंट कंट्रीज़ में उसका ये ट्रीटमेंट किया जाना लग गया था। जब लोग इंक्रीज़ हुए तो उसने मेस्मर ने ट्रीज़ और बाथ टब्स वगैरह को भी एज अ टूल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और लोगों को इसमें शुरू कर दिया था कि लोग इसके ज़रिए ख़ुद को ठीक कर सकेंगे। उसका मानना यही था कि एनिमल मैग्नेटिज़म हम अपनी बॉडी में वापस लेके आ सकते हैं। उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि लोगों को बाथ टब में उसने वहाँ पे पुट करना स्टार्ट कर दिया और उनके हैंड्स वाटर के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया। उनको उसका मानना ये था कि हम लोगों का माइंड सेट को इस तरह से कर सकते हैं कि एक किस्म का हिप्नोटाइज करके हम लोगों को इस चीज़ की तरफ लेके आ सकते हैं कि उनमें एनिमल मैग्नेटिज़म कम है और या ख़त्म हो गया है और ये उनमें वापस लेके आने का यही तरीका है। लेकिन इसका कोई भी रिवॉर्ड उसको नहीं मिला। इस चीज़ के बारे में बहुत ही जल्द लोगों ने इस चीज़ को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि एनिमल मैग्नेटिज़म कुछ चीज़ नहीं होती, ना ही ऐसी कोई पावर होती है और ना ही कोई इंसानों में इस चीज़ को का कोई शऊर होता है या ना ही ये चीज़ इंसानों में पाई जाती है। इस चीज़ को उन्होंने हिप्नोटाइज की ही एक थेरेपी एक कैटेगरी कंसीडर करके इस चीज़ को उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था और ये चीज़ वहीं पे फिर ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जेम्स बरेट। जेम्स ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी हिप्नोटिज़म की। जेम्स ने मेस्मर का आइडिया लिया था और उसने उसके ऊपर फर्दर काम किया और उसने अपनी एक बुक लिखी जिसमें उसने हिप्नोटिज़म, हिप्नोटाइज और हिप्नोटिस्ट जैसे वर्ड्स यूज़ किए। वो स्टिल अभी भी हम अपने प्रेजेंट हिस्ट्री में भी इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। उसका मानना ये था कि जब हम किसी को भी हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटिज़म प्रोसेस में हम नर्वस स्लीप कर देते हैं। जो नर्वस स्लीप होता है वो डिफरेंट होता है किसी भी ऑर्डिनरी स्लीप से और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है किसी को भी बहुत जल्द क्योर करने का। उसने फर्दर ये कहा कि ये जो प्रोसीजर है ये हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू विजुअल फिक्शंस के ज़रिए कि हम स्मॉल ब्राइट से लेकर हम 18 इंचेस तक चीज़ को लेके जा सकते हैं, फ्रंट ऑफ आइज़ को रख सकते हैं। जो पहले ज़मानों में किया जाता था कि एक बेसबॉल को, ये पेंडोला को आगे रख के घुमाया जाता था और उससे हिप्नोटाइज़ किया जाता था, यही उसका तरीक़ेकार था। लेकिन आजकल के जो प्रेजेंट हिप्नोथेरेपिस्ट हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं किया जाता। उसमें से वर्ड्स के थ्रू ही नर्वस स्लीप किया जाता है। उन वर्ड्स के थ्रू इस नर्वस स्लीप में क्या होता है कि बंदा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को में वो जा सकता है। सिर्फ बस वो कॉन्शियस में नहीं होता, किसी हद तक वो कॉन्शियस में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में से जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको वो सॉल्व करने की कोशिश की जाती है थ्रू हिप्नोटाइज। नेक्स्ट हैं जीन शार्को। जीन फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने पेरिस में अपना क्लिनिक बनाया था जो उस टाइम का बहुत ज़्यादा ग्रेट क्लिनिक समझा जाता था, जो नर्वस सिस्टम्स की जितनी भी डिजीज़ थी उनके लिए उनको ट्रीट करता था, उनको क्योर करता था। उसने अपनी एक राइटिंग में ये बताया कि हम हिप्नोटाइज के ज़रिए, हिप्नोटिज़म के ज़रिए ट्रीट ऑफ हिस्टीरिया भी कर सकते हैं। शार्को ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था नेचर ऑफ हिस्टीरिया पे और बाद में इसको एज अ अर्ली साइकोएनालिटिक फॉर्मुलेशंस ऑन अ सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाने लगा था। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास बर्नहाइम। ये भी फ्रेंच फिजिशियंस थे और न्यूरोलॉजिस्ट थे। वो भी फॉलोअर थे जीन शार्को के और उनका मानना था कि हिप्नोटिज़म के थ्रू हम सिर्फ हिस्टीरिया का ट्रीट नहीं कर सकते बल्कि डिफरेंट मेंटल डिजीज़ को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। सो आफ्टर ऑल दैट के बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मेंटल डिजीज़ को एज अ मेडिकल डिजीज़ कंसीडर किया जाने लगा और डिफरेंट टेस्ट के थ्रू और डिफरेंट मेडिकल और साइंटिफिक मैनर्स के थ्रू इन चीज़ों को ट्रीट किया जाने लगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ICD एंड DSM-5 केम इनटू बीइंग। उन्होंने इस चीज़ का फर्दर हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। उन लोगों ने DSM-5 और ICD में उन लोगों ने इस चीज़ का प्रॉपर एक मैनुअल तैयार कर दिया था कि
कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस मैनुअल के तहत हम उनको ठीक कर सकते हैं, किसकी अगर ये सिम्टम्स किसी भी इंसान में होंगे तो ही हम उसको कोई लेबल दे सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर का, वरना हम उसको लेबल नहीं दे सकते। और आजकल में के दौर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो DSM-5 है। हम DSM-5 के अकॉर्डिंग ही किसी भी क्लाइंट को डायग्नोज करते हैं। उसके जो क्राइटेरिया DSM-5 में बताए गए हैं किसी भी डिसऑर्डर के, उसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी क्लाइंट को डायग्नोज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो हमें थेरेपी सूट कर रही होती है, DSM-5 में जो थेरेपीज रिकमेंड की गई हैं कि इस डिसऑर्डर के लिए ये थेरेपी सबसे बेस्ट है, हम वही थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं। फिर एक पॉइंट इसमें ये भी आता है कि हम रिलीजन थेरेपी को हर डिसऑर्डर के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डिसऑर्डर लोअर लेवल पे है या हायर लेवल पे है। लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये आता है कि जो सामने वाला हमारा क्लाइंट है उसका पोटेंशियल लेवल कितना है और उसका अपने रिलीजन की तरफ कितना ज़्यादा लगाव है। अगर तो उसका लगाव 50% टू अबव है या 60% है, 70% है, तो हम उसके साथ रिलीजियस जो थेरेपीज़ हैं हम उनको भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे क्लाइंट का रुझाव रिलीजन की तरफ नहीं है तो हम फिर रिलीजियस थेरेपीज़ को यूज़ नहीं करते। फिर हम नॉर्मल जो हमारी थेरेपीज़ हमें एज अ साइकोलॉजिकली थेरेपीज़ बताई गई हैं हम सिर्फ वही यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।